नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। पर्यटकों के लिए आज से खुल गई फूलों की घाटी। पहले दिन 49 पर्यटक घाटी के लिए हुए रवाना। ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं आवेदन। हल्द्वानी के विभिन्न योग केंद्रों में चल रही है योग दिवस की तैयारियां। हर उम्र के लोग सीख रहे हैं योग। बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है योग। और जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने ली शहरी पुनर्विकास से संबंधित बैठक। सभी विभागों को आपसी समन्वय कर व्यवहारिक प्लान बनाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी को आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब फूलों की घाटी अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। फूलों की घाटी में विभिन्न समय में 500 से भी अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं। पिछले वर्ष यहाँ 19,500 पर्यटक पहुँचे थे, जिसमें 350 विदेशी भी शामिल थे। पर्यटकों से पार्क प्रशासन को 39,50,000 से अधिक की आय हुई थी। आज पहले दिन 49 पर्यटक फूलों की घाटी के लिए रवाना हुए। घाटी में प्रवेश के लिए विदेशियों से 800 तथा भारतीयों से 200 रुपया शुल्क लिया जाता है, जबकि वरिष्ठ नागरिक व छात्रों से 100 रुपये शुल्क लिया जाता है। 12 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए घाटी में प्रवेश निःशुल्क है। चमोली के जिला पर्यटन अधिकारी ब्रजेश पांडे ने बताया, पर्यटक घाटी में पहुंचने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। घाटी में सभी सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून 2025 से आज खोल दी गई है पर्यटकों हेतु। और अगर हम पिछले साल का आंकड़ा देखें तो कुल 19,500 इसमें यात्री आए थे और जिन्होंने फूलों की घाटी का दीदार किया था उसमें लगभग 350 विदेशी थे। यदि इनकम की बात करें तो उसमें लगभग 40 लाख की इनकम नंदा देवी फॉरेस्ट रिजर्व को हुई थी। इस बार हमारी तैयारियां पूर्ण हैं और जो हमारे पुराने मार्ग थे उसको ठीक कर लिया गया है। और मैं इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने valleyoflower.uk.gov.in करके एक वेबसाइट बनाई है, जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस का भुगतान नहीं कर सकते। यहाँ पहुंचे पर्यटक आलोक व मनोज ने बताया कि वो फूलों की घाटी जाने के लिए बेहद उत्सुक हैं। आज उन्हें ये मौका मिला है कि वो फूलों की घाटी की दीदार कर सकेंगे। अभी हम लोग जो हैं वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक पे जा रहे हैं और जैसा कि हमने तस्वीरों में ही देखा था कि बहुत सुंदर जगह है। पूरी वैली जो है फूलों से है और जैसा कि ट्रैक में अभी लग रहा है कि पूरे ट्रैक रूट पे ही फूल ही फूल दिख रहे हैं, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए। आज हम घांगरिया से फूलों की घाटी के लिए रवाना हो रहे हैं। फूलों की घाटी के बारे में बोलते हैं कि वहाँ 500 से अधिक फूलों की प्रजाति मिलती है, जो पर्यटकों के लिए खुल चुका है, तो इसीलिए हम लोग भी आज फूलों की घाटी के लिए रवाना हो रहे हैं। गौरतलब है कि 1982 में सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया था। वैली ऑफ फ्लावर वाले ट्रैक पे जहाँ आज वैली ऑफ फ्लावर की घाटी फूलों की घाटी आज आम पर्यटकों के लिए खोल दी गई है, जो जून माह से लेकर अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। और इस घाटी में 500 से अधिक प्रजातियों के फूल खिले रहते हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी तो आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक मौजूद हैं। वीडियो न्यूज़ के लिए वैली ऑफ फ्लावर से शेखर रावत। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में विभिन्न योग केंद्रों में योगासन सिखाए जा रहे हैं। इन केंद्रों में अलग अलग उम्र के लोग योग के गुर सीख रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अपने संबोधन के दौरान योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसका उद्घाटन समारोह 21 जून 2015 को हुआ था। शारीरिक रूप से फिट रहने, मानसिक शांति व आध्यात्म के लिए प्राचीन काल से ही लोग योग करते आ रहे हैं।
माना जाता है कि अगस्त्य नामक सप्तऋषि ने ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा कर यौगिक तरीके से जीवन जीने की संस्कृति को गढ़ा था। पूरी दुनिया में योग की उत्पत्ति सबसे पहले भारत में ही हुई थी। इसके बाद ये दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय हुआ था। हल्द्वानी स्थित योग केंद्र शांति योग धाम के योगाचार्य दर्शन बोरा बताते हैं, उनके यहाँ योग दिवस की तैयारी चल रही है। प्राणायाम सबसे उत्तम योग है का एक हिस्सा है। ये सिर्फ एक हमारे लिए व्यायाम ही नहीं, हमारी दिनचर्या होना चाहिए। और फायदे देखें तो योगा के आपने देखा ही होगा, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद रहा है, जिसने लोगों को हेल्थ और स्वास्थ्य में आगे मतलब स्वास्थ्य वर्धन कराया है, वो योगा ही रहा है। और योगा डे का जोश कहा जाए तो बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं योगा डे के लिए। यहाँ पे सभी कैटेगरी के सीखने के लिए आते हैं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक। तो हर किसी के लिए अलग अलग क्लासेस बनाई गई है। अभी बच्चों के लिए उसमें ऐसा होता है कि एडवांस लेवल पर होता है, और जो थोड़े से यंग्स हैं उनके लिए भी एडवांस प्लस हमने बिगनर्स के लिए कराते हैं, नॉर्मल सेशन वैसे भी रखे हैं, और बुजुर्ग के लिए भी हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ हमारे जो पेशेंट लोग हैं जिनको बैक पेन या सर्वाइकल या बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर योगा सेशन चलाए जाते हैं। उन लोगों को पर्सनली ट्रेन किया जाता है यहाँ पर। योग प्रशिक्षु महिमा ने बताया कि जब से उसने योग ज्वाइन किया है तब से वो स्वस्थ होने के साथ ही मानसिक रूप से भी फिट है। योगा से एक हेल्दी होने के साथ साथ मैं मेंटली भी फिट हो गई, क्योंकि योगा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी उन्नत बनाता है। उसके अलावा योगा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल इंसान उनको जानता ही नहीं है। जब हम योगा से जुड़े तभी हमको उन चीज़ों के बारे में पता चला। जैसे हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ होता है। नॉर्मली हम लोग नाम तो हमने सुना है बट हम उसको जानते नहीं है क्या। जब हम योगा में जुड़े तो उससे इसमें जो हमारी षटकर्मी की क्रियाएं होती है, जैसे जल नीति होती है, रबड़ नीति होती है, ये सब हमने योगा से ही सीखा यहाँ आकर। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपणा सभागार कलेक्ट्रेट में शहरी पुनर्विकास पार्क योजना के संबंध में बैठक ली। इस दौरान MDDA स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए प्लान का प्रेजेंटेशन दी गई। बैठक में मोहब्बेवाला से राजपुर रोड एवं धूलकोट से कुआंवाला कॉरिडोर योजना के संबंध में समीक्षा की। 4 वर्ष पुराने प्रस्तुतिकरण पर डीएम ने MDDA के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए विभागों से समन्वय कर व्यवहारिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए MDDA को प्लान में UPCL, लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे, पुलिस, परिवहन विभाग के अधिकारियों को शामिल करने के निर्देश दिए। डीएम ने जिले के मोबिलिटी रीडेवलपमेंट प्लान को व्यवहारिक भविष्य की जरूरत के दृष्टिगत तैयार करने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत शहर से कस्बों तक सड़क नेटवर्क विस्तार, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने, साइकिल और सार्वजनिक साइकिल ट्रैक, जेब्रा क्रॉसिंग, चौक चौराहों का सुधारीकरण, ट्रैफिक लाइट आदि सभी सुविधाएं स्थापित करते हुए जनमानस के लिए सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाना है। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के नाम पर हरिद्वार के रोशनाबाद में बने स्टेडियम का नाम बदले जाने के नाम पर चल रहे विवाद पर अब वंदना कटारिया ने स्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने के बाद वंदना कटारिया ने भाजपा नेताओं के साथ हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचकर इस संबंध में जानकारी दी। वंदना कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उन्हें आश्वासन मिला है कि स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा और उन्हीं के नाम पर रहेगा। इस मामले में कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही थी और स्टेडियम पर धरना दे रही थी। कांग्रेस और दूसरे संगठनों के विरोध को वंदना कटारिया ने भ्रम की स्थिति बताया। एक्चुअली मेरे को जो सर से मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने मेरे को यही बोला है कि जो योग स्थली नाम रखा था उसकी मेरा वंदना कटारिया नाम जो स्टेडियम का था, उन्होंने वो वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम वैसे का वैसे ही रखा है। जो शहर के अंदर बोर्ड है वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो मुझे एक्चुअली प्रेस वालों के द्वारा ये सब चीजें पता चल रही थी, तो इसलिए मेरी सर से बात हुई, इसलिए मैं डायरेक्ट आके पहले सर से मिली हूँ। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।